नरेंद्र मोदी। ज्यादा बोलने के लिए करता है। तो मैंने जरा ज्यादा समय के लिए इजाजत मांगी है। आपकी भी इजाजत है ना? भोजन में देर हो जाएगी तो चिंता नहीं ना? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पण है, जो हर दिन, हर वर्ष को है। कभी 2 कमरों में चलने वाली पार्टी, 2 सांसदों वाली पार्टी आज इतने विशाल स्वरूप में राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत है, अविस्मरणीय है। आज महान योद्धा संत स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती है। मैं उन्हें नमन करते हुए उनकी कही एक बात से ही शुरुआत करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हर राष्ट्र की एक नियति होती है, उसका एक संदेश होता है और हर राष्ट्र का एक ध्येय भी होता है। भारत को भी अपने ध्येय को, अपनी ध्येय प्राप्ति को प्राप्त करना ही है और इसे प्राप्त करने में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का पूरा सामर्थ्य, पूरा योगदान चाहिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें पहले दिन से ही ये शिक्षा, ये संस्कार दिए गए और यही संस्कार आज भी हमारे जीवन को निर्धारित कर रहे हैं। साथियों, ये राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक है जो अटल जी के बिना हो रही है। वो आज जहां से भी हमें देख रहे होंगे, अपने बच्चों की इस ऊर्जा से, राष्ट्र के प्रति इस समर्पण से उन्हें भी संतोष हो रहा होगा। जो परिपाटी अटल जी हमारे लिए निर्धारित कर गए हैं, उसे मजबूत करना, उसे आगे बढ़ाना हम जैसे हर कार्यकर्ता का दायित्व है। मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं और ये कामना करता हूं कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर उनका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। बीते वर्ष भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वोच्च त्याग दिया, विरोधियों द्वारा की गई राजनीतिक हिंसा की वजह से जिन्हें जान गंवानी पड़ी, उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये आप सभी कार्यकर्ताओं की ताकत, संगठन की शक्ति, जन जन की भक्ति का परिणाम है, जिसकी वजह से आज हम इतनी ताकत के साथ, इतनी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश के 16 राज्यों में या तो हम सरकार चला रहे हैं या फिर सरकार में शामिल है। पार्टी के प्रति आपका ये स्नेह और पार्टी पर आपके ये आशीर्वाद बहुत मूल्यवान है। आपकी इच्छा शक्ति जब कर्म शक्ति में बदली, तभी भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकी है। मैं आज
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी नमन करता हूं। भाई और बहनों, बीते 2 दिनों में राष्ट्रीय परिषद में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। किसानों से जुड़े प्रस्ताव, गरीब कल्याण से जुड़े प्रस्ताव, उसके अलावा वर्तमान राजनीति पर भी सार्थक चर्चा हम सभी के बीच हुई है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन प्रस्तावों का एक एक शब्द याद हो। इनमें जो बातें लिखी हैं वो घर घर पहुंचे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचे। साथियों, इस चर्चा का इसलिए भी महत्व है क्योंकि देश आज एक नए विश्वास के साथ भाजपा को देख रहा है। बीते 4 साढ़े 4 वर्षों में भाजपा के नेतृत्व में जिस तरह केंद्र सरकार चली है, जिस तरह हम राज्यों में अपनी सरकारें चला रहे हैं, उसने जनमानस में यह स्थापित कर दिया है कि देश को अगर नई ऊंचाई पर कोई राजनीतिक दल ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। हम सब इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि एक भी दाग हम पर नहीं है। हमसे पहले की सरकार, उनका जो कार्यकाल था, उसने देश को बहुत अंधेरे में धकेल दिया था। अगर मैं कहूं कि भारत ने 2004 से 2014 के महत्वपूर्ण 10 साल घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों में गंवा दिए तो गलत नहीं होगा। 21वीं सदी की शुरुआत में ये 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। वैसे ही आज ये भी कहना चाहता हूं कि 2000 के चुनावों के बाद अगर अटल जी प्रधानमंत्री बने रहते तो आज भारत कहीं और होता। वर्ष 2000 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने देश को उस अंधेरे से, उस बेचैनी से, उस घबराहट से बाहर निकालने का काम किया है। देश में और देश के लोगों में जो आत्मविश्वास खो गया था, उसे वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब देश ईमानदारी की ओर चल पड़ा है। इतने सारे लोगों का स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ना, रेलवे रिजर्वेशन के दौरान रियायतें छोड़ देना, बड़ी संख्या में उद्यमियों का जीएसटी से जुड़ते चले जाना, आयकर देने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश का जनमानस अब स्वयं को राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे आ रहा है।
उसे विश्वास है कि वो जो टैक्स देता है उसकी पाई पाई का सही इस्तेमाल इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये विश्वास ही हमारी ताकत है, हम पर आशीर्वाद है। साथियों, भाजपा सरकार के इस कार्यकाल ने ये साबित किया है कि देश बदल सकता है और सामान्य नागरिक के हित में बदल सकता है। भाजपा के सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि देश में सरकार बिना भ्रष्टाचार के बीच चलाई जा सकती है। भाजपा सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि जब देश में स्थायी परिवर्तन लाने वाले कड़े और बड़े फैसले लिए जाते हैं तो पूरा देश एक होकर उसका साथ देता है। भाजपा सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि सत्ता के गलियारों में चहल पहल करते दलालों को भी बाहर किया जा सकता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के मार्ग पर चल रही है। विकास के हमारे मंत्र का मूल है सबका साथ, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो उनमें क्षेत्रीय अस्मिताओं, आकांक्षाओं के लिए पूरा स्थान है। रीजनल एस्पिरेशंस को और मजबूती देते हुए भारत की एकता और श्रेष्ठता के लिए काम करना भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का ध्येय है। वहीं जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसमें भारत के हर नागरिक, हर क्षेत्र का पूर्ण विकास समाहित है। सबका विकास भी सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि सभी का साथ लेकर जन भागीदारी से करना है और यही हमारा अप्रोच है, हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, यही हमारी कार्य संस्कृति है और ये आगे भी रहेगी। साथियों, अपने इसी प्रयास को हाल में सरकार ने और विस्तार देने की कोशिश की है। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है बल्कि उन युवा आकांक्षाओं को नया आयाम देने की कोशिश है जिनको गरीबी की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे। भाइयों और बहनों, बाबा साहब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो आगे भी रहने वाला है। लेकिन अवसरों की समानता
और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात करते हुए सामान्य वर्ग के गरीब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भूतकाल में इसकी कोशिशें भी हुई थी, लेकिन इतिहास पर बहस में उलझने रहने के बजाय हमें आगे के समाधान तलाशना जरूरी था। और इसलिए पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी, उनके हक को छेड़े बिना, छीने बिना भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा में 10% वृद्धि भी की जाएगी। भाइयों और बहनों, यानी शिक्षा में जो आज सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। बहनों और भाइयों, सब कुछ इसी से ठीक हो जाएगा, ये दावा न मैंने कभी किया है और न मैं करता हूं, लेकिन ये भी एक रास्ता है जो सामान्य वर्ग के गरीबों को अवसर की समानता की तरफ ले जाता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस व्यवस्था के पीछे के भाव और उसके लाभ पर समाज के भीतर व्यापक चर्चा करनी चाहिए। मैं फिर बता दूं कि समाज के किसी भी वर्ग को वंचित किए बिना, किसी के हक को कम किए बिना ये नई व्यवस्था की गई है। मुझे पता है कि कुछ लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में भ्रम फैलाकर असंतोष की आग लगाते रहे। हमें उनकी साजिशों को भी नाकाम करते चलना है। भाइयों और बहनों, देश की युवा आबादी 21वीं सदी के भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। ऊर्जा से भरपूर हमारे युवा ही भारत के सामर्थ्य का, देश के आत्मविश्वास का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस युवा शक्ति के लिए उपयुक्त अवसरों और जरूरी प्रोत्साहन की ही जरूरत है। इसी दिशा में बीते 4.5 वर्ष से केंद्र सरकार ने अनेक काम किए हैं। टैलेंट की पहचान, सही मार्गदर्शन, आसान प्रक्रियाएं, पारदर्शी संस्थाएं, जरूरी सुविधाएं जब साथ मिल जाती हैं, संकल्प लेकर सही दिशा में जाते हैं, तो युवा अपने आप नए शिखर सर कर लेता है, कमाल करके रख देता है। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती है। देश का युवा आज दुनिया के मंचों पर जो भी झंडे गाड़ रहा है, वो न्यू इंडिया के अभूतपूर्व आत्मविश्वास का ही परिणाम है। साथियों, आज के युवा को ये पता है कि उसकी आवाज की कद्र होती है। वो जानता है कि उसके देश की साख मजबूत हो रही है। वो ये जानता है कि देश की आर्थिक और सामरिक हैसियत एक नई ऊंचाई पर है। उसको पता है कि उसकी सरकार हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी है। अगर मैं खेल की दुनिया का उदाहरण दूं, तो हाल के दिनों में आपने भी भारत प्रदर्शन पर खुशियां मनाई होगी। ये प्रदर्शन तो महत्वपूर्ण है ही, उसमें भी अहम है पॉजिटिव एटीट्यूड। आज वो राष्ट्रभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करने से हिचकिचाता नहीं है। आलोचनाओं से बेपरवाह वो खुद को एक्सप्रेस करता है और इसका सीधा असर उसके हुनर, उसके प्रदर्शन पर देखा जा सकता है। साथियों, टैलेंट की तो देश में कभी कमी नहीं रही। विपरीत परिस्थितियों में भी अनगिनत प्रतिभाएं हमें
गौरवान्वित करती रही है। हमारी सरकार ने माहौल को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी, एक उचित और ईमानदारी पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है और खुले विचारों के साथ निरंतर नई योजनाओं पर काम कर रही है। साथियों, इसी प्रकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास बीते 4.5 वर्षों में किए गए और ये वर्ष हम राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की शताब्दी के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तब हमारी मातृशक्ति के योगदान का हम गौरवगान करते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सही है कि राजनीतिक विरोध के लिए कुछ लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पवित्र भावना का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दशकों से चल रही एक गलत सोच से समाज को मुक्त करने की तरफ हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। साथियों, जब सशक्तिकरण होता है तो सोच और धारणाएं अपने आप बदलने लगती हैं। यही रास्ता महिलाओं के लिए इस सरकार ने चुना है। दफ्तरों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है। छोटे उद्योगों से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गांव में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। साथियों, बेटियां सक्षम भी हैं और शक्ति का रूप भी है। यही कारण है कि भारत के इतिहास में पहली बार सशस्त्र बलों में महिलाओं की एक व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। पहली बार बेटियां फाइटर प्लेन्स उड़ा रही है। साथियों, सशक्तिकरण की बात जब आती है तो देश में एक और बड़ा वर्ग है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। अपने अन्नदाता को हम नए भारत की नई ऊर्जा का वाहक बनाना चाहते हैं। किसानों को सशक्त करने के लिए हम इस दिशा में गंभीरता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया जा रहा है। भाई और बहनों, जब हम किसानों की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पहले की सच्चाइयों को स्वीकार करना भी जरूरी है। खेती और किसान की स्थिति दशकों की लापरवाही और बेरुखी का परिणाम है। कारण ये रहा कि पहले जिनके पास किसान को संकट से बाहर निकालने का दायित्व था, उन्होंने शॉर्टकट ढूंढे, आसान रास्ते ढूंढे, चुनाव का सोचा। उन लोगों ने अन्नदाता को सिर्फ और सिर्फ मतदाता भर बना रखा था। अपनी मतपेटी भरने के लिए हम अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। साथियों, इसलिए हमारी सरकार ने शॉर्टकट के बजाय लंबा और कठिन रास्ता चुना है। किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। बीज से लेकर बाजार तक सरकार नई और आधुनिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। ये व्यवस्थाएं बनने में समय जरूर लेती हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत बड़े स्तर पर मिलता है। नहर जब बन रही होती है तब वो एक लंबे से गड्ढे के अलावा कुछ नहीं होता। कभी आने जाने वालों की नाराजगी भी होती है, लेकिन जब उस नहर से पानी खेत पहुंच जाता है तो उसके पीछे की सोच और श्रम का सीधा सीधा लाभ नजर आने लगता है। साथियों, देश का किसान इस बात का साक्षी है कि लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग कितने दशकों से चल रही है। देश का किसान ये भी जानता है कि पहले कैसे इस सुझावों को ही फाइलों में दबा दिया गया था।
ये भाजपा की सरकार है जिसने स्वामीनाथन आयोग की इस सिफारिश को न सिर्फ लागू किया बल्कि हर संभव कोशिश रही है कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिले। इसमें अब भी जो अड़चनें आ रही हैं उन्हें राज्य सरकारों के सहयोग से दूर करने का ईमानदारी से प्रयास भी किया जा रहा है। किसानों से अन्न अनाज की खरीद को लेकर हम कैसे गंभीरता से काम कर रहे हैं इसका भी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। याद करिए, कुछ वर्ष पहले जब हम लोग आए उसके पहले की बात कर रहा हूं, दाल की कीमतों को लेकर कितना हल्ला मचाया जाता था। अब कितने दिन हो गए आपको टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज दालों की कीमत के संबंध में कि दाल की कीमत 7वें आसमान पर है, ये ब्रेकिंग न्यूज देखने को नहीं मिलता है। यह बदलाव आया कैसे? ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि दाल के उत्पादन, उसकी खरीद और उसकी कीमत को लेकर भाजपा सरकार ने एक दूरगामी सोच के साथ काम शुरू किया, नई नीतियां बनाई, नए फैसले किए। साथियों, पहले की सरकार ने अपने आखिरी के 5 वर्षों में, आप याद रखिए, अपने आखिर के 5 वर्षों में 7 लाख मैट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की। आप बताएंगे कितनी? कितना? 7 लाख टन उनके आखिरी 5 साल में। आप भाजपा का सरकार का आंकड़ा सुनेंगे, हमने 4-4.5 में क्या किया, हमने खरीद की है कितनी, सुनेंगे आप? याद रखेंगे? याद रखेंगे? याद रखेंगे? भाइयों और बहनों, हमने बीते 4.5 वर्षों में लगभग 95 लाख मैट्रिक टन, यानी लगभग 13-14 गुना से अधिक उपज हमने किसान से खरीदी है। यह है हमारे काम का तरीका। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारी समस्याएं दूर कर ली गई, ऐसा मैं नहीं कहता। साथियों, मुझे एहसास है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। किसानों पर ऋण का भार भी है और लागत भी निरंतर बढ़ रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास हैं। कोशिशों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये आगे भी जारी रहेगी। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, विरोधी दलों के कुछ साथी ये आरोप लगाते हैं कि हमने सिर्फ नाम बदले हैं, योजनाएं तो वही पुरानी है। पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। यहां तो कुछ लोगों को मुझसे यही शिकायत है कि हमने नाम नहीं बदले हैं। ये बड़े बड़े अस्पताल, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट, सैकड़ों की संख्या में योजनाएं अभी तो उसी नाम से चल रही थी जो पैसे रखे कर किया गया है। और मैं तो ऐसे लोगों से ये भी जानना चाहता हूं कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो मेरे नाम से चल रही है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, आप मुझे बताइए, क्या आयुष्मान योजना के आगे नरेंद्र मोदी जुड़ा है?
क्या भारतमाला सागरमाला परियोजनाओं के आगे नरेंद्र मोदी लिखा है? क्या जनधन योजना नरेंद्र मोदी जनधन योजना के नाम से जानी जाती है? क्या उज्ज्वला योजना को हमने नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना का नाम दिया है? नहीं ना। इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमने पहले दिन से सिखाया जाता है, स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। यही हमारे संस्कार है और यही हमारी प्रतिज्ञा है। भाई और बहनों, देश में सिलेंडर पहले भी मिलते थे, पासपोर्ट पहले भी बनते थे, ऑनलाइन रेल रिजर्वेशन पहले भी होता था,